माधवपुर गांव में एक बहुत ही गरीब माँ बेटे रहते थे। बेटा माधव, मेरी नौकरी चली गई है। लाला सेठ अब गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा काम छूट गया है। तू अब कोई काम धंधा कर ले, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ और अब मुझसे नौकरी भी नहीं होती। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चला जाता हूँ और वहाँ जाकर कोई काम धंधा कर लेता हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी तेरे पिताजी तो अब रहे नहीं, मैं यहाँ किसके साथ रहूंगी। माँ, हम दोनों शहर चलते हैं। मैं वहाँ जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। नहीं, ये घर तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक इस घर को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू यहीं इसी गांव में कोई काम धंधा देख ले। माँ, मुझे सिर्फ समोसे बनाने ही आते हैं, उसके अलावा मुझे कोई और काम नहीं आता है। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी बस वही बनाने आते हैं। ठीक है बेटा, तू भी बाजार में समोसे का ठेला लगा ले, इससे घर का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं फिर जाकर वही करता हूँ। माधव जल्दी जल्दी समोसे का ठेला लगाने की तैयारी करता है और बहुत सारे समोसे बनाता है। अरे वाह बेटा, वाह वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिताजी की तरह समोसे बनाता है। हाँ माँ, ये समोसे बनाने मैंने पिताजी से ही सीखे। देखना माँ, मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे समोसे बेचकर घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगा। हाँ बेटा, देख लियो, अब सब ठीक हो जाएगा। माधव के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, लेकिन नंदू हलवाई की दुकान पर सिर्फ मक्खियों के अलावा और कुछ नहीं होता। अरे ओ माधव भाई, जरा एक समोसा तो और देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है। देता हूँ, आराम से बैठकर खाइए। बहुत गरम गरम समोसे हैं, कहीं भैया आपका मुंह ना जल जाए। ठीक है भैया, आप दे दो, हम आराम से बैठकर खाएंगे। ऐसे ही एक एक करके माधव के ठेले से सारे समोसे बिक जाते हैं और सभी ग्राहक आराम से बैठकर और स्वाद से समोसे खाते हैं। ये समोसे जो नहीं खाएगा वो बहुत पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने कुमती चाची? हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने पहले भी इसकी बगल वाली दुकान से समोसे खाए हैं, लेकिन इस पूरे गांव में ऐसी कोई दुकान या ठेला नहीं है जिस पर इतने अच्छे समोसे मिलते हैं। ये समोसे बहुत लाजवाब हैं। हाँ चाची, यहाँ के समोसे जो कोई भी खाएगा वो बार बार मांगेगा। माधव जल्दी से सारे के सारे समोसे बेचकर अपने घर चला जाता है। माँ, आपको पता है कि एक समोसा खाकर भी किसी भी ग्राहक का मन नहीं भरता है। मुझे तो लगता है कि शायद हमारा समोसे का ठेला यहाँ चल जाएगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमारा ठेला यहाँ चल जाएगा। हाँ माँ, लेकिन ये चिल्लर मैं कब तक ऐसे रोज रोज गिनूंगा? माधव बेटा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तू चिंता मत कर, जल्द ही हमारे भी बहुत अच्छे दिन आएंगे और तुझे ये चिल्लर नहीं गिननी पड़ेगी। नहीं माँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द बहुत सारे नोट गिनूं। ये चिल्लर अब मुझसे गिने नहीं जाते हैं। बेटा, ऐसे रातों रात बड़ा आदमी नहीं बना जाता। तू समझ, धीरे धीरे करके ही हम सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। हाँ माँ, मैं समझ गया हूँ कि अब क्या बोलना चाह रही हो। शायद माँ तुम सही कह रही हो। अगले दिन माधव बाजार में ठेला लगाता है और उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। ये देखकर नंदू हलवाई अपने कारीगर छोटे लाल से कहता है, देख रहे हो छोटे लाल, सभी ग्राहक कैसे दौड़ दौड़ कर उस नए समोसे वाले के पास जा रहे हैं और मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये भूल गए हैं कि जो पुराना होता है वही अच्छा होता है। बाकी तो बेकार सामान मिलाकर समोसे बेच रहे हैं। ये सब बातें नंदू माधव को सुना रहा होता है। लेकिन मालिक, यहाँ तो सभी लोग उस ठेले वाले के समोसे की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अभी तो सही है, लेकिन कल को जब सबका पेट खराब होगा ना, तब सबको पता लगेगा कि किसके समोसे बेकार हैं और किसके समोसे अच्छे हैं। नंदू ये सब बातें माधव को सुना रहा होता है। ये सब सुनकर माधव गुस्से में अपने मन ही मन में बोलता है, ये बस मेरे काम को बंद करने के लिए झूठी अफवाह फैला रहा है। ऐसा करने से मेरे समोसे बेचने का धंधा बंद नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। जो बुरा करता है, भगवान उन्हें वक्त आने पर सही जवाब दे देता है। सरपंच नंदू की दुकान के आगे आकर रुक जाता है। आइए आइए सरपंच जी, क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए। आइए, मेरे पास सब चीजें हैं, अच्छी और शुद्ध। कोई भी मिलावटी वाली चीज मैं नहीं रखता हूँ। अरे नहीं रे, मैं तो माधव समोसे वाले का ठेला ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसके ठेले पर स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। तुझे पता है क्या कहाँ पर है ठेला उसका? नंदू और सरपंच की बातें सुनकर माधव सरपंच को अपने ठेले के पास बुलाता है और कहता है, आइए सरपंच जी आइए, मैं ही हूँ माधव समोसे वाला।
क्या तुम ही समोसे वाले माधव हो जिसके समोसे पूरे गांव में मशहूर हैं? जी सरपंच जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आइए बैठिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए और समोसे खाइए। हाँ ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। मैंने तुम्हारे समोसे की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन की पार्टी है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। सरपंच के ऑर्डर के बारे में सुनकर नंदू के तो होश उड़ जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 1000 समोसे बनाकर समय पर आपके घर भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, मेरे घर पर भिजवा देना। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। हे राम, मैंने माधव के धंधे को बंद करने के लिए कितने प्रयत्न किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हाय राम, ऐसे तो वो और मशहूर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे मेरे बरसों की मेहनत पर ऐसे पानी नहीं फेरने दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएं। सरपंच जी का ऑर्डर भी मुझे मिल जाए और माधव का धंधा भी बंद हो जाए। हाँ, एक उपाय सूझा है मुझे। अगले दिन माधव सरपंच के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए मेहनत से समोसे बना रहा होता है। अरे बेटा माधव, खाना तो खा ले, सुबह से ये समोसे बनाने में लगा हुआ है। आजा चल, मैंने तेरे लिए खाना गर्म कर दिया है, खाना खा ले और थोड़ी देर आराम भी कर ले। चला जा। माँ, मैं समोसे बनाकर आऊंगा। सरपंच जी ने मुझे समोसे का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अगर सरपंच जी खुश हो गए तो फिर माँ, हमें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। समझ गई ना तुम माँ? हाँ बेटा, मैं समझ गई। माँ, बस ये समोसे हो गए, मैं सारे समोसे अच्छे से टोकरी में ढककर रख देता हूँ। माधव सारे समोसे टोकरी में ढककर खाना खाने चला जाता है। हाँ, यहाँ बना रखे हैं इसने समोसे। अभी इन समोसे को ठिकाने लगाता हूँ। नंदू अपनी पॉकेट में से एक शीशी निकालता है और सारे समोसों पर छिड़क देता है। मजा आएगा। अब देखता हूँ माधव सरपंच के यहाँ समोसे कैसे देकर आता है। सुबह होती जब माधव ये सब देखेगा तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। नंदू के समोसों पर दवाई छिड़कने से सारे समोसे सड़ जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। अगले दिन माँ, ओ माँ, मैं सरपंच जी के यहाँ समोसे देने जा रहा हूँ। माधव जैसे ही समोसे उठाने के लिए बाहर आता है, समोसों में से आ रही बदबू को देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अरे माँ, ओ माँ, देखो ये समोसे को क्या हो गया है? अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? अरे माँ देखो तो, मैंने तो रात को इन्हें ढक कर रखा था, शायद इसलिए इनमें से बदबू आ रही है। हाय, अब मैं क्या करूँ? हाय सत्यानाश! अरे बेटा, अब क्या होगा? माँ, मैं सरपंच को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब बोलो ना माँ, मैं क्या करूँ? मैंने अब अगर शाम तक समोसे नहीं भेजे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। हाय माँ, अब मैं क्या करूँ? वो दोनों माँ बेटे रो ही रहे थे कि तभी एक बुढ़िया अम्मा उनके घर के बाहर आकर बोलती है, अरे कोई है, जरा मुझे 1 गिलास पानी तो पिला दो, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत देर से मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाँ, आइए बूढ़ी अम्मा, आइए बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पानी पिलाने में कौन सी बड़ी बात है, आइए मेरे साथ, मैं आपको पानी देता हूँ। माधव बूढ़ी अम्मा को अपने घर में ले जाता है। घर में जाकर बूढ़ी अम्मा के मुंह में पानी आ जाता है समोसों को देखकर। अरे वाह बेटा, क्या बात है, समोसों में से एक समोसा मुझे भी दोगे? बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक समोसा दे दो। बुढ़िया अम्मा, इन सारे समोसे में से तो बदबू आ रही है। तो क्या हुआ बेटा, इनमें से ही मुझे एक समोसा दे दो ना, कृपा करो, एक समोसा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माधव समोसे की टोकरी में से एक सही सा समोसा निकालकर बुढ़िया अम्मा को खिला देता है और पानी देता है। बूढ़ी अम्मा वो समोसा बहुत मजे से खाती है। अरे वाह बेटा, ये समोसे तो खाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं, मेरा तो एक समोसे खाकर मन ही नहीं भरा। बुढ़िया अम्मा, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पता नहीं कैसे ये सारे समोसे में से बदबू आ रही है। मैं अब कैसे सरपंच जी को अपना मुंह दिखाऊंगा? बेटा तू परेशान मत हो, जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल अवश्य मिलता है, तुम परेशान मत हो। बताओ मैं तुम्हें मेरी भूख और प्यास बुझाने का क्या दूं?
बुढ़िया अम्मा माधव को अपनी टोकरी देती है। तुम ये टोकरी ले लो बेटा, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बूढ़ी अम्मा, आप आराम से जाइएगा। अब इस टोकरी को मैं कहाँ रखूंगा? चलो ठीक है, ये बचे कुछ समोसे मैं इस टोकरी में रख देता हूँ। माधव सारे बचे खुचे समोसे उस टोकरी में रख देता है। अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? ला दे, मैं ये सारे समोसे बाहर फेंक आती हूँ। इन सबको तो माँ तुम बाहर गिर दोगी। हाँ ला दे बेटा, मैं इन सबको बाहर फेंक कर आती हूँ। वो एक एक करके सारे समोसे टोकरी में से बाहर निकालता है, लेकिन टोकरी में से समोसे निकलना खत्म ही नहीं होते। ऐसा करते करते उसकी 2-3 बड़ी बड़ी परातें समोसों से भर जाती हैं, लेकिन टोकरी में से समोसे निकलना खत्म नहीं होते। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे समोसे कहाँ से आ गए? बेटा, मेरे को लगता है कि शायद ये टोकरी कोई जादुई टोकरी है। चल बेटा, एक काम कर, जल्दी जल्दी से तू इस टोकरी में से समोसे बाहर निकाल दे और वो सारे समोसे तू सरपंच जी को दे आ। हाँ माँ, मुझे भी लगता है ये सब कमाल उन बूढ़ी अम्मा की इस जादुई टोकरी का ही है। ऐसे देखते देखते टोकरी में से 6-7 बड़ी बड़ी परातें भरकर समोसे निकल जाते हैं। बेटा जा, तू ये समोसे सरपंच जी के घर दे आ। हाँ माँ, मैं ये सारे समोसे सरपंच जी के घर दे आता हूँ। हे भगवान, शुक्र है तेरा, आज तो इस जादुई टोकरी की वजह से हमारी इज्जत जाते जाते बच गई। माधव सारे समोसे लेकर सरपंच के यहाँ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में नंदू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पास इतने सारे समोसे कैसे आए, क्योंकि उसके बनाए हुए समोसे तो उसने खराब कर दिए थे। ये लीजिए सरपंच जी, आपके ऑर्डर किए हुए सारे समोसे। क्या बात है माधव, तुमने तो सारे समोसे समय पर बनाकर दे दिए। ये लो तुम्हारी मेहनत का फल। माधव वो सारे समोसे सरपंच को दे देता है और सरपंच उसे पैसों से भरी पोटली देता है। धन्यवाद सरपंच जी। चलो, अब तो सारी परेशानियां ही खत्म हो गई। सरपंच जी ने खुश होकर मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया है। चलो ये जाकर मैं माँ को दिखाता हूँ, माँ बहुत खुश हो जाएगी। माँ माँ, देखो ये सरपंच जी ने कितने सारे पैसे दिए। देखो माँ, देखो। हाँ बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे दिए हैं सरपंच जी ने। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों की भगवान जरूर सुनता है। माँ, अब हमारे पास जब ये जादुई टोकरी है तो अब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अब हमें जब भी समोसे चाहिए होंगे तो मैं इस टोकरी में एक समोसा रख दूंगा और फिर हमें बहुत सारे समोसे मिल जाएंगे। उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रामपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़ पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरी, उसकी पत्नी राधा और 8 साल की बेटी मुनिया रहते थे। अरे राधा, इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे? हाँ जी, मुनिया भी बार बार खांस रही है। एक ओर छत से पानी टपक रहा है, दूसरी ओर खिड़कियां टूटी हैं, हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं सुबह मालिक के बंगले पर जाकर मदद मांगूंगा। अगर वो कुछ उधार दे दे तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह हरी अपने मालिक के बंगले पर पहुंचता है। मालिक बरामदे में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। मालिक को दूसरे नौकर को डरता देख हरी सोच में पड़ जाता है। मालिक अभी बहुत गुस्से में है। अभी पैसे मांगू या नहीं? कहीं ये मुझ पर भी गुस्सा ना हो जाए। और तभी क्या चाहिए हरी? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। मुनिया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं।
अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं मरम्मत करवा लूंगा और धीरे धीरे मेहनत से चुका दूंगा। उधार? तूने क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है? पहले ही ज्यादा एहसान कर दिए तुझ पर। और सुन, अब तू काम पे मत आना। तुम जैसे लोग बरसात के कीड़े हैं, जितने कम हो उतना अच्छा। हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। मालिक, कम से कम नौकरी तो मत छीनिए। हरी की पुकारें बारिश की आवाज में डूब जाती हैं। हरी पूरा दिन बारिश में इधर उधर भटकता है, लोगों से काम के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? गुड़िया की हालत तो देखो, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, राधा मुनिया को बुखार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी की। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। जी, आप अपनी बहन सुमित्रा दीदी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वो आपकी बहन है, आपकी ज़रूर मदद करेगी। फिर पैसे आने पर हम लोग उन्हें लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो राधा। मैं अभी सुमित्रा दीदी के घर जाता हूं और कुछ पैसे उधार लेकर मुनिया के लिए दवा लेकर आता हूं। तब तक तुम मुनिया का ख्याल रखना। हरी की एक बहन थी, सुमित्रा, जो उसी गांव में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए, कांपते बदन और सूजी हुई आंखों के साथ हरी अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंचा। सुमित्रा दीदी, ओ सुमित्रा दीदी। सुमित्रा, जरा दरवाजा खोलो, देखो जरा कौन है। हरी, तुम इतनी बारिश में यहाँ? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? दीदी, दरअसल मेरी मुनिया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो, काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। हाँ हरी, तू रुक, मैं तेरे जीजा जी से बात करती हूँ। सुमित्रा अंदर अपने पति के पास जाती हैं। इतनी बारिश में कौन आया है सुमित्रा? दरअसल हरी आया है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तो उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उसे दे देते तो वो मुनिया के लिए दवा ले आता। तुम्हारा भाई तो हर 4 दिन के बाद कुछ मांगने आ जाता है, उसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इतना गिर गया है कि अब अपनी बेटी का बहाना बना रहा। ये क्या बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ऐसी बात तो मत बोलिए। बाहर खड़ा हरी उन दोनों की बात सुन लेता है और बिना बहन से मिले चुपचाप वहां से निकल जाता है। हरी दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं, रहने को ढंग का घर नहीं, बेटी बीमार और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने राधा से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? सब बातें हरी अपने आप से कर रहा था। तभी मंदिर में एक साधु बाबा हरी की सारी बात को सुन रहे थे। वह हरी के पास आए और बोले, बेटा, अपनी आंसू पूछो, मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूं। जब मुसीबत आता है तो कोई साथ नहीं देता है, चिंता मत करो। तुम इस मंदिर में आए हो तो खाली हाथ लौटकर नहीं जाओगे। ये 2 सोने के सिक्के रख लो, अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ अब अपने घर जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीवी इंतजार कर रहे हैं। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर हरी बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की दवा लेकर
घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी राधा को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तब कोई अजनबी इस तरह मदद करे, ये चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर कोई व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। उस रात दोनों पति पत्नी चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह बारिश भी थम जाती है। हरि ने पहले अपने जर्जर घर की मरम्मत करवाई। राधा, मैं सोच रहा हूं कि व्यापार करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी सी जमीन ले लूं और उसी में बहुत मेहनत करके फसल उगाऊं। तुम क्या बोल कहती हो? ये तो आपने अच्छा सोचा है। गांव में एक जमीन हो जाएगी तो बुरे समय में वो हमारा सहारा बनेगा। ठीक है, मैं अभी गांव के साहूकार से जमीन खरीद लेता हूं। लेकिन राधा, ये साधु वाली बात तुम कभी किसी को नहीं बताना। हरि गांव के साहूकार से थोड़ा जमीन खरीद लेता है और उसमें खेती करना शुरू करता है। हरि बहुत ही मेहनती इंसान था और उसकी मेहनत कुछ ही दिनों में दिखने लगती है और उसके खेत में फसल लहलहाने लगते हैं। अब हरि को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हरि की तरक्की गांव के लोगों को चुभने लगती है। कल तक ये हरी सबसे पैसे मांगता फिरता था। पता नहीं कौन सी लॉटरी लगी कि इसकी किस्मत ही बदल गई। जब ये बात सुमित्रा के पति को पता चलती है। देखा, बोला था ना तुम्हारा भाई सिर्फ झूठ की गरीबी दिखाता था। आज देखो, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं। वह भी सभी के आंसू की कीमत चुकता है और कहते हैं न कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिरकार उसकी किस्मत बदली कैसे, और इसके लिए मुझे सुमित्रा को उसके घर चलने के लिए मनाना होगा। सुमित्रा, चलो हरी की बेटी मुनिया से मिलकर आते हैं। उसने बताया था ना कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब उसकी बेटी की तबीयत खराब थी तब तो तुमने उसे शर्मिंदा करके भगा दिया, और अब उसके अच्छे दिन आ गए तो उससे मिलने जाओगे। मुझे तो उससे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं। तुम ही जाओ। लगता है ये तो नहीं मानेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। सुमित्रा के पति मोहन को किसी भी तरह ये पता लगाना था कि आखिरकार हरि की किस्मत बदली कैसे। इसलिए वो सुबह होते ही हरि के मालिक राजाराम के घर जाता है। अरे मोहन, तुम आज इधर कैसे? बस आपका हालचाल लेने आ गया सेठ। वैसे मुझे आपसे ये जानना था कि आखिर आपने हरि को कितने पैसे दे दिए कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। आखिर उसने ऐसा कौन सा आपका काम कर दिया? अरे मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो हरि को कोई पैसे नहीं दिए और उसे कब का काम से भी निकाल दिया है। वैसे ऐसा क्या कर लिया हरि ने? इसका मतलब कि सेठ जी, आपको कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता मोहन? मुझे बताओ। सेठ जी, हरि के दिन बिल्कुल बदल गए हैं। उसने अपना घर पक्का का बनवा लिया, एक बड़ी जमीन लेकर उस पर अच्छी खासी फसल उगा रहा है और शहर के व्यापारियों को फसल बेच रहा। गांव का हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो मोहन? क्या सच में आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो लगा कि शायद आपने उसकी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं पता लगवाता हूं कि आखिर हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। हरि का एक मित्र जो सेठ के घर ही काम करता था, उसने हरि के जीजा और सेठ की सारी बात सुन ली और जाकर हरि को सारी बात बता दी। हरि मेहनती के साथ साथ बहुत चतुर भी था। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना ली। दूसरे दिन वह अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंच गया। सुमित्रा दीदी। अरे हरि, मेरे भाई, तुम यहाँ? क्या दीदी, तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आती क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बस तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे दीदी, तुम वो क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हो? सुमित्रा का पति दूसरे कमरे से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और हरि उससे सुनाते हुए बोलता है। वो सब छोड़ो दीदी, तुम्हें मैं ये बताने आया हूं कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई है।
हाँ भाई, मैंने सुना कि अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है और मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे भाई को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। दीदी, तुम ये नहीं पूछोगी कि आखिर मेरी किस्मत बदली कैसे? चलो, मैं ही बता देता हूं दीदी। दरअसल मेरे हाथ सोने के सिक्कों से भरे 2 मटके लगे हैं। ये तू क्या बोल रहा है हरी? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। दरअसल दीदी, जब मैं उस बरसात की रात तुम्हारे घर से बड़ा हताश होकर जा रहा था, तो मुझे खेत में 2 सोने के सिक्के गिरे हुए दिखे। और जब मैं सिक्कों को उठाने के लिए नीचे झुका, तो मुझे मिट्टी में कुछ और दिखा। फिर जब मैंने थोड़ा मिट्टी खोदा, तो मुझे सिक्कों से भरे 2 मटके दिखे। मैं मटकों को निकालने ही वाला था कि उस जमीन का मालिक वहां आ गया और मैंने जल्दी से मटकों को फिर से मिट्टी में छुपा दिया और 2 सिक्कों को लेकर घर चला गया और पहले उन सिक्कों को बेचकर मुनिया की दवाइयां लाई और अपना घर पक्का का बनवाया। और उन मटकों का क्या हरी, जो उस खेत में थे? क्या तुमसे पहले वो मटके किसी को नहीं दिखे? दीदी, दरअसल वो एक बंजर जमीन थी, इसलिए उसका मालिक वहां कोई खेती नहीं करता था। और 3-4 दिन की बारिश में मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई थी, इसलिए मुझे दिख गई। और दीदी, इसलिए मैंने साहूकार से उसी खेत को खरीद लिया और अब मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है, मैं उसमें से सिक्के निकाल लेता हूं। तो हरी, तू पूरा मटका ही निकाल ले, उससे वहां क्यों छोड़ रखा है भाई? अरे दीदी, घर पर रखूंगा तो सभी को पता चल जाएगा ना, और खेत में वो सिक्के बिल्कुल सुरक्षित हैं। हरी ये सारी मंगठित बातें अपने जीजा को सुनाने के लिए बोल रहा था। ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूं। और हाँ दीदी, तुम ये सारी बातें किसी को नहीं बताना। तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता दी मैंने। हाँ हरी, तू बेफिक्र होकर जा, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। हरी वहां से निकल जाता है और हरी के निकलते ही मोहन सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ को सारी बातें बताता है। मोहन, क्या तुम ये सारी बातें सच बोल रहे हो? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सेठ जी, मैंने ये सारी बातें खुद सुनी हैं जब हरी मेरी पत्नी सुमित्रा को ये सब बता रहा था। तो फिर चलो हरी की खेत पर चलकर खुदवाई करवा कर देखते हैं। सेठ जी, आप भी ना। भला आप कैसे हरी की खेत को खुदवा सकते हो अगर हरी ने पंचायत में शिकायत कर दी तो? तो फिर क्या करे मोहन? सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप आज ही हरी की खेत खरीद लीजिए, फिर खेत खुदवा सकते हैं और खेत के साथ साथ सिक्कों से भरे दोनों मटके भी आपके हो जाएंगे। लेकिन क्या हरी वो खेत मुझे बेचने के लिए मानेगा? हाँ सेठ जी, बस आप उसे कुछ पैसों की लालच देना, वो जरूर राजी हो जाएगा। सेठ और मोहन दोनों हरी के खेत पर पहुंच जाते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ, और मोहन जीजा आप भी, क्या बात है? अरे मोहन, दरअसल मैं और सेठ जी उस बरसात की रात तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे ना, तो हमें उस बात का पछतावा है और इसलिए हम तुम्हारी कुछ मदद के लिए यहां आए हैं। लेकिन अब मेरे हालात बिल्कुल बदल चुके हैं सेठ जी। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मुझे कोई मदद नहीं चाहिए और आप दोनों उस दिन की बात भूल जाइए। नहीं हरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। सेठ जी, भला आप ये क्या बोल रहे? आप ये जमीन ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अरे हरी, मैं ये तुम्हारी खेत कोई मुफ्त में थोड़े ना ले रहा हूं। मैं इसके बदले तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ये खेत नहीं बेचना चाहता। अच्छा हरी, चल 2 लाख लेकर अब खेत मेरे नाम कर दे और ऐश की जिंदगी जी। लेकिन सेठ जी, भला आप इस छोटी सी जमीन के बदले मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे? अरे हरी, अभी तो सेठ जी ने बताया ना कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी जमीन खरीद रहे। ठीक है, जब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो आप ये खेत ले लीजिए, मैं कोई और जमीन खरीद लूंगा। सेठ उसी वक्त हरी को पूरे 2 लाख रुपए दे देता है और हरी की खेत ले लेता है। हरी सेठ से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। सेठ और मोहन हरी के जाते ही खेत को खोदने में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक दोनों मिलकर पूरा खेत खोद डालते हैं।
लेकिन कोई मटका नहीं मिलता है और सेठ पूरे गुस्से में मोहन से बोलता है। मोहन, यहाँ तो कोई मटका नहीं है। सेठ जी, हरी ने तो बोला था कि वो मटके अब भी इसी खेत में हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मटके हैं कहाँ। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम दोनों जीजा साला ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, आप गलत समझ रहे, मैंने कुछ नहीं किया है। मोहन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कल सुबह तक तुम मुझे मेरे पूरे 2 लाख नहीं लौटा देते तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेठ जी, भला मैं इतने रुपए कहां से लाऊंगा? सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कल सुबह तक तुम अपना घर खाली कर देना, नहीं तो मैं कितना खतरनाक इंसान हूं ये तो तुम जानते ही होगे। लेकिन सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। बड़े दुखी मन से मोहन अपने घर आता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सुमित्रा, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? मोहन सुमित्रा को सारी बात बताता है। मुझे तो पता ही था कि तुम्हारी लालच हमें ये दिन तो दिखाएगी ही, लेकिन ये बताओ कि कल से हम कहाँ रहेंगे? सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैंने अपनों के साथ ही बुरा करना चाहा और खुद मुसीबत में फंस गया। सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं कि सेठ बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर हम घर खाली नहीं करेंगे तो वो हमें जान से भी मरवा सकता है। तुम परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। सुमित्रा और मोहन उसी रात हरी के घर के लिए निकलते हैं और तभी जोर की बारिश होने लगती है। हरी, ओ भाई हरी। अरे सुमित्रा दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ, अंदर आओ दीदी। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तू ही हमें बचा सकता है। मोहन भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और हरी से माफी मांगता है। हरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन दीदी, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? सुमित्रा हरी को सेठ और मोहन की सारी बातें बताती है। मेरी बात तो सुनिए। भाई, सुबह तक अगर हम सेठ के पैसे नहीं लौटते तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। दीदी, तुम घबराओ मत, मैं कल सुबह ही सेठ को सारे पैसे लौटा दूंगा। भाई, यही होती है, जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक बरसात की रात तू हमारे दरवाजे पर आया था, लेकिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, और एक बरसात की रात हम तेरे दरवाजे पर मदद के लिए आए और तू बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। यही फर्क होता है एक गरीब और अमीर में। अगली सुबह हरी और मोहन पैसे लेकर सेठ के घर पहुंचते हैं और उसके सारे पैसे उसे वापस कर देते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे 2 लाख रुपए, और अब मोहन जीजा जी को छोड़ दीजिए। लेकिन हरी, तू क्यों पैसे लौटा रहा? मोहन तो तेरे साथ कितना गलत करना चाहता था और तू उसकी मदद कर रहा। सेठ जी, मोहन जीजा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। सच में हरी, तू एक मेहनती ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान भी है, इसीलिए मैं तेरी जमीन तुझे वापस करता हूं। जा आज से वो खेत फिर से तुम्हारी। क्या आप सच बोल रहे सेठ जी? हाँ हरी, और जब कभी भी कोई जरूरत हो मेरे पास आ जाना। हरी और मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते और तभी जोर की बारिश होने लगती है। मोहन जीजा जी, एक वो बरसात की रात थी जिस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, और एक आज की बरसात है जिसे देख मैं बहुत खुश हूं। हाँ हरी, ये सब बस समय का फर्क है। जब दिन अच्छे नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब दिन अच्छे होते हैं सब कुछ अच्छा लगता है।